नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मौत का सौदागर कौन। लखनऊ के हजरतगंज में एक 5 मंजिला अपार्टमेंट ढह गया। अवैध तरीके से बनाए गए इस अपार्टमेंट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां, पत्नी और बच्चे दब गए। अब्बास हैदर की मां बेगम हैदर को बिल्डिंग गिरने के करीब 15 घंटे के बाद बाहर निकाला जा सका। उनकी पत्नी उज़मा हैदर को करीब 17 घंटे मलबे में दबे रहने के बाद बाहर निकाला जा सका। दोनों को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में लगभग 40 लोग फंस गए थे। इनमें से अधिकांश को बाहर निकाल लिया गया था। ये अवैध बिल्डिंग भूमाफिया की मनमानी की जीती जागती मिसाल है। बिना नक्शे और बिना पर्याप्त अनुमति के राजनीतिक रसूख के बल पर 5 मंजिला बिल्डिंग तान दी गई। फिर भी मन नहीं भरा तो बिल्डिंग में ड्रिलिंग करके बिल्डिंग के ऊपर बने पेंट हाउस पर पानी पहुंचाने के लिए पाइप डाले जाने लगे। ड्रिलिंग की धमक इमारत सह नहीं सकी और भर भरा कर गिर गई। इस अवैध बिल्डिंग के कई किराएदार हैं। आपको बता दें, इस अवैध बिल्डिंग के पीछे कई सारे ऐसे नाम हैं जिनका राजनीतिक दलों से सीधे सीधे ताल्लुक है। सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति भी बना दी है, लेकिन लखनऊ की जमीन पर तो अवैध इमारतों की भरमार है और उनमें से कुछ खतरनाक भी हैं। कि सभी अवैध इमारतों पर एक्शन लिया जाएगा? स्पॉटलाइट में इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस हादसे पर राजनीतिक दलों की राय क्या है, जानते हैं। अवस्था में भवन होने के कारण प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उसको नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन जो उस भवन के स्वामी थे वह अपने रसूखों के कारण, क्योंकि मंजूर अहमद पूर्व सरकार में मंत्री रहे, वह अपने रसूख के कारण उस भवन से खाली नहीं कर रहे थे और उस भवन पर अपनी जबरन कब्जा बनाए हुए थे, जिसमें 12 से 13 परिवार रहा करते थे। कल शाम को अचानक ये भवन भरभरा के गिर गया, जिसमें से अब तक 5 लोगों के शवों को निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन विगत 14 घंटे से जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा जी स्वयं मौके पर निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के ओएसडी और उनके सलाहकार अवनीश अवस्थी जी मौके पर उपस्थित हैं। आयुक्त मौके पर उपस्थित हैं। उपाध्यक्ष मौके पर उपस्थित हैं। समस्त अधिकारी अपनी निगरानी में इस कार्य को कर रहे हैं। जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। अभी तक प्राप्त जानकारी में मंजूर अहमद के बेटे जो उसके भूस्वामी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लखनऊ डालीबाग बिल्डिंग कोलैप्स ने हम सब को हिला के रख दिया। 2 जिंदगियां उजड़ गईं। कितने परिवार जिन्होंने जोड़ जोड़ के पाई एक घोंसला बनाया था, वो घोंसला उजड़ गया। हमारे साथी प्रवक्ता अब्बास हैदर साहब, जिनकी बीवी उसमें नहीं रही, जिनकी माँ, उनको बचाया नहीं जा सका, जिनके पिता और बेटे, उनकी ज़िंदगी जो है बच पाई। एनडीआरएफ को जिस तरह से काम करना चाहिए था, जिस तरह से जो ड्रिलिंग में बहुत लेट लतीफ़ी हुई, क्योंकि रात में 3 बजे आसपास जो अब्बास हैदर जी हैं, उनका पत्नी से संपर्क हो पाया था। अगर सरकार और तुरंत कार्रवाई कर रही होती तो हम कुछ ज़िंदगियों को बचा सकते थे। तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी, हम सब लोग जो कि पीड़ित परिवार हैं, हम लोग उनके साथ हैं। और साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं इस पूरी घटना के पीछे, बिल्डिंग कोलैप्स में, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से दुख की इस घड़ी में उस परिवार के साथ, गमज़दा परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार, चाहे होटल में आग लगने की बात हो, चाहे बिल्डिंग गिरने की बात हो, जो घटनाएं हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारी और बिल्डर की मिली भगत के तहत इस तरीके की घटनाएं हो रही है। सरकार को फौरी तौर पर जांच करनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आइंदा इस तरीके की घटनाएं अंजाम ना हो। तो किस तरह से यहाँ पर इलीगल तरीके से कहेंगे कि सब कुछ हो रहा था, क्योंकि 2 मंजिला इमारत की परमिशन थी, लेकिन 5 मंजिला इमारत तान दी गई थी। और आखिर क्या रहा होगा, ऐसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ड्रिलिंग से इस इमारत का ढहकर गिर जाना, और ये सब कुछ तब हुआ था जब सपा की सरकार थी और मंत्री भी सपा की। मिलियन मेहमानों से जो चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पवन दीक्षित जी प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृष्ण मोहन पांडे जी प्रवक्ता हैं बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका भी।
कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से। बहुत स्वागत कपिल साहब आपका। अरविंद जयतिलक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद साहब काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, लंबा अनुभव है, धरातल से जुड़े हुए पत्रकार हैं। सर, आप इसे समझने की मैं कोशिश करूंगी। ये इमारत 5 मंजिला और इस इमारत का यूं इस तरह से भर भरा कर गिर जाना, क्योंकि ड्रिलिंग चल रही थी, ये कहाँ तक हजम होती है सर बात? पारुल जी, देखिए, अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो उसके किरदारों को कड़ी सजा बहुत जरूरी होती है। लेकिन यह विडंबना कहिए, दुर्भाग्यपूर्ण कहिए कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनका जो है कदम जो है सत्ता के गलियारों से होकर के अक्सर गुजरते हुए देखा जाता है, जैसा कि इस मामले में भी देखा जा रहा है। अन्यथा क्या मजाल कि जो बिल्डिंग नक्शे से बननी चाहिए वो बिना नक्शे के तैयार हो जाए और जो है उसे राजनीतिक संरक्षण मिले। अब देखिए कि 9 इंच के पिलर पे जो है 5 मंजिला इमारत तैयार कर दिया जाता है। जिस बिल्डिंग को 2010 में जांच के बाद गिराने का आदेश दिया जाता है, उसको जो है उस आदेश को जो है 12 साल तक जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी है उससे दबाए पड़े रहते हैं। उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती है जो पूरी बिल्डिंग को जो है 2003 में जमीन खरीदता है, फिर एक ग्रुप के साथ जो है एग्रीमेंट करता है, बनाता है। अब ये देखिए पूरी तरह से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो ये नेक्सस है इसमें जो है चेक करवा रही हूँ सर, पवन जी चेक करवा रहे हैं, रुक जाइए। इसमें न सिर्फ बिल्डर शामिल है बल्कि इसमें जो है राजनीतिक दल के बड़े सुरमा नेता भी इसमें शामिल हैं, अधिकारी भी शामिल हैं। तो इस नेक्सस को आप देखेंगे लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले जो है एक बड़े होटल में रवाना में आग लग चुकी थी, अग्निशमन विभाग की भी उसमें साठगांठ थी। तो ये पूरा जो है आप लखनऊ उसके आसपास आप देखेंगे जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हो रहा है और जिस तरह जो है भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है, यह बहुत ही विचलित करने वाला है। और जो भर भरा की बिल्डिंग गिर रही है उसी भ्रष्टाचार की जो है नियति का प्रतिफल। अरुण जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास मैं जा रही हूँ। कृष्ण मोहन जी, 12 साल पहले इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश दिए जा चुके थे। 9 इंच पिलर पे 5 मंजिला इमारत खड़ी थी और परमिशन एलडीए की तरफ से सिर्फ 2 मंजिला की थी, लेकिन ये 5 मंजिल तान दी गई। और इतना सब कुछ आप लोग कहते हैं कि बुलडोजर चला देंगे, भूमाफिया नहीं पनप पाएगा, तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन सर सब कुछ आपकी आंखों के सामने था, किसको दोष दीजिएगा? पारुल जी, पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, मेरा नाम कृष्ण पांडे नहीं, मेरा नाम दीपक सोनकर है, इसको आप ठीक करा दीजिए। दूसरा, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी 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 जी, सोनकर साहब कहिए। करा दीजिए, नाम दीपक सोनकर है, कृष्ण मोहन जी दीपक साहब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। दूसरी बात तो ये है कि देखिए पारुल जी, जो घटना कल हुई है उस घटना के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और उन लोगों के साथ जो इसमें घायल हुए, जो मृतक हुए, उनके साथ पूरी सांत्वना है और उनके हित के लिए पार्टी चिंतक है। और जिस तरीके से जैसे ही मुख्यमंत्री जी को इस विषय की जानकारी हुई, उन्होंने तत्काल प्रभाव से पूरी मुख्यमंत्री जी की टीम, शासन प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू टीम पूरी तरीके से लागत रूप से कि किस तरीके से लोगों की जान बचाने का काम किया जाए, लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया जाए, लगातार उस पर तत्काल प्रभाव से काम किया गया। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है पारुल जी, उसी है जब एलडीए ने उसको नोटिस दे रखा, उसके बावजूद भी बिल्डिंग को खाली नहीं किया गया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरीके से 2009 के बाद से जब ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई, तब उसमें 2010 के बाद उसका नक्शा 2 बार कैंसिल किया गया, 2010 में भी उसका आदेश दिया गया कि बिल्डिंग को नष्ट किया जाए, उसके बावजूद भी बिल्डिंग रही। मगर इसमें लिप्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी गठित करके और 7 दिन के अंदर कार्रवाई, और उसका परिणाम देखिए कि आप 3 व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज के 1 व्यक्ति को जेल भेजने का काम किया है। और भाई लोग कौन है ये थोड़ा सा पहचानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से जो अपनी जिनकी जमीन है, ऐसे समाजवादी पार्टी के विधायक साहिब मंजूर जी और वो बिल्डर्स, यजदान बिल्डर्स के पार्टनर्स जो साहिब मंजूर जी के रिश्तेदार, उनके बेटे स्वयं उसमें शामिल थे कि किस तरीके से उस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया। जो बिल्डिंग का निर्माण, जो पूरक थे, जो मानक थे, उस आधार पर नहीं किया गया। आज इतनी बड़ी उन मानकों का ही तो उल्लंघन हुआ है सर। और मुझे ये बताइए, अब जितनी भी अवैध बिल्डिंग्स हैं या इलीगल कंस्ट्रक्शन है या फिर परमिशन से नक्शे से इतर बनाए गए हैं, वो गिरेंगी अपने आप, फिर लोग दबेंगे, मृत्यु होगी, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा क्या?
कि बिल्डिंग देखिए- इलीगल है या इसके पीछे इसने खरीदा था या उसने खरीदा था, ये तभी पता चल पाएगा आप लोगों को। देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से सबका साथ सबका विकास के साथ, हम तो कह रहे हैं ना, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, मगर जो दोषी है उसको जिनकी सजा मौत हो गई वो मिलनी निर्दोषी थे सर। चाहिए। दूसरी बात, जिस तरीके से किसी भी एलडीए के माध्यम से जांच के बाद वो अवैध निर्माण घोषित होता है तो उसको गिराने का अधिकारी काम- आप लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं देते हैं, अधिकारी या फिर सिस्टम में बैठे लोग, एडमिनिस्ट्रेशन आपको सही जानकारी नहीं देता है। ये मान लीजिए 12 साल पहले जब गिराने का आदेश दे दिया गया था तो आप लोगों को कोई पता ही नहीं था इस बारे में कुछ भी। जी मैं वही बात कह रहा हूँ, आपकी बात पर ही आ रहा हूँ। वही उत्तर प्रदेश सरकार थी जो जिसमें अधिकारियों के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार किया जाता था। आज उत्तर प्रदेश सरकार में चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी दल का हो, अगर वो दोषी है उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। अगर अवैध निर्माण है तो उस पर बुलडोजर गिरेगा, अगर अवैध निर्माण किया गया तो बिल्डिंग ढहेगी। इसका तो ये उदाहरण बच्ची तो कैसे हमने रही सर, ये किया बच्ची है। कैसे रही फिर अभी तक? जब ऐसे गिराने के बिल्डर- आदेश दिए जा चुके थे उसके बावजूद भी ये इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये कैसे बच गई बिल्डिंग फिर आपसे? देखिए छोड़ दिया देखिए, गया या भूले गए हैं, क्या दिक्कत हुई है? बात पारुल जी, जहां दोषी पाया जाएगा, जो बिल्डिंग गलत पाई जाएगी, जो अवैध निर्माण पाया जाएगा, उसको गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया। ये परिणाम उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। ये उत्तर कैसे प्रदेश बच गई सरकार- सर? मैं तो यही पूछ रही हूँ ना आपसे, मेरा सवाल सीधा है कि आप लोग अगर अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहे हैं, बुलडोजर से मल्टियों की मल्टियां गिरा रहे हैं, तो ये छूट कैसे गई आपसे? देखिए पारुल जी, कोई बिल्डिंग छूटी नहीं है, कोई रही नहीं है। जहां जिस तरीके से हम तो कह रहे हैं ना, जो निर्दोष है उस पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं होनी आपके चाहिए। पास और जो एक्चुअली दोषी- जवाब ही नहीं है मेरी बात का। दूसरी बात पहले जब ये है गिराने कि- के लिए इस बिल्डिंग को कह दिया गया था तो उसके बाद आपका तंत्र आप तक ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंचा पाया? आप बुलडोजर चला रहे हैं, आप मल्टी की मल्टियां गिरा रहे हैं, बिल्डिंग की बिल्डिंग ही गिरा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये बिल्डिंग बच जाती है। अगर गलत है, किसी भी तरह का राजनीतिक रसूख है और अगर आप निष्पक्ष है तो क्यों ये बची रही? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्डिंग गिराने का आदेश 2010 से है और लगातार जब अगर भारतीय तो जनता पार्टी के 2010 से संज्ञान सर में- 12 साल संज्ञान में ये- आप एक बिल्डिंग तो के इलीगल करने का कंस्ट्रक्शन को ढहा नहीं पाए और आपका बुलडोजर चल रहा है। लौटूंगी आपके पास, रुक जाइए। कपिस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिस जी, ये शाहिद मंजूर साहब, उनके फिर बेटे, उनके भतीजे, तमाम तरह की चीज़ें, ये जो सारे नाम आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो नॉर्म्स थे, जो परमिशंस होनी थी, उनका पालन नहीं हुआ है और ये चल रहा था उस वक्त जो अब तक चला आ रहा है। अरुण, एक बात मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस दुखद हादसे में जिन भी लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है, समाजवादी पार्टी विनम्र श्रद्धांजलि देती है और हम उनके दुख के साथ खड़े। इसमें हमारे अपने प्रवक्ता के भी परिवार के 2 लोग, एक उनकी माँ और एक उनकी पत्नी का दुखद निधन हुआ है और हम लोग उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं उनके साथ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रवक्ता के साथ साथ मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और कुछ तथ्यों को आपको विधिक रूप से पेश करता हूँ ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और क्या होना चाहिए तो नहीं हुआ। देखिए, शाहिद मंसूर जी की ये जो जमीन थी जिस पर ये बिल्डर्स एग्रीमेंट हुआ था, अब ये बिल्डर्स एग्रीमेंट में जब एग्रीमेंट होता है तो जमीन मालिक सिर्फ अपनी जमीन देता है, बाकी बिल्डर्स एग्रीमेंट जो कराते हैं वही उस बिल्डिंग को बनाते भी हैं, वही उसका नक्शा भी पारित करते हैं। और मैं तीसरी चीज कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशनल चीज को आप किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप अगर अपने कार्यों के लिए पारुल दोषी हैं तो उनके हम पिताजी पे आरोप नहीं लगा सकते कि वो इस वजह से हुआ, ये उस वजह से। मैं सीधी बात एक बात पूछ रहा हूं, 2009 में बहन मायावती जी की सरकार थी, 2010 में ये पूरी की पूरी बिल्डिंग बन करके खड़ी थी और ये लखनऊ विकास प्राधिकरण तब से सो रहा था। और जब डिमोलिश का अगर आदेश दिया गया, आपको पारुल ये भी जानकारी दे दें कि इस बिल्डिंग के साथ साथ 448 ऐसी बिल्डिंग हैं जो गोमती नगर के भी क्षेत्र में है ना, उसको भी लखनऊ खंडपीठ की जो हमारी हाई कोर्ट की खंडपीठ है उसने बकायदा डिमोलिश का आदेश दिया है 2018 में। 448, इसको नोट कर लीजिए, 448, और आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इन पर कंटेम्प्ट की भी कार्रवाई हुई। तो मैं तो इस बात को पूछ रहा हूं
कि आपका बुलडोजर खाली बस जिनका नाम आ जाता है अपराध में उन्हीं के घर दरवाजे पे जाता है, या जब आप इस तरह की घटना घटवा लेंगे तब जाएगा? हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार अब नहीं है। जनता ने हमसे ज्यादा आप पर विश्वास किया। आप राम राज्य लाने की बात कर रहे थे, 0% टॉलरेंस की बात कर रहे थे। 6 वर्षों से आपकी सरकार चल रही है। आपको ये मालूम है कि ध्वस्तीकरण का आदेश भी है, और आपको ये भी मालूम है कि ये जो नक्शा है वो 2 ही मंजिल का अगर पास था तो आपकी सरकार सो रही थी क्या? अगर हमारी सो रही थी तो मैं तो बात सीधी कह रहा हूं कि इसमें दोष इस बात का ढूंढना चाहिए कि जब ये अभी आप लेवाना होटल का उठा के देख लीजिए, हायर कमेटी की जांच बैठी, उससे पहले का उठा के देख लीजिए। इन्हीं के रिजिम की बात बता रहे हैं, जो कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल होटल था जिसमें आग लगी थी। आपने ये कहा सर कि किसी भी पॉलिटिकल पर्सन का प्रोफेशन क्या है उस पर नहीं आना चाहिए। मुझे बताइए, शाहिद मंजूर साहब आपकी पार्टी में मिनिस्टर भी रह चुके हैं ना सर? मैं तो बार बार आपको कह रहा हूं कि वो ना तो वो बिल्डर नहीं है, वो बिल्डर नहीं है, लेकिन अगर चीज तो उनकी ही जमीन पर बन रही थी तो उससे क्या हो गया? जो महिला सुनिए जो महिला घायल हुई हैं, उन्होंने नवाजिश और मंसूर साहब के भतीजे का नाम क्यों लिया? जब बिल्डर्स एग्रीमेंट हो गया तो बिल्डर उसके लिए जवाबदेह होता है बिल्डिंग को मानक स्तर पे बनाने के लिए। और मैं आपको आगे भी कह रहा हूं, क्योंकि एक मैं एडवोकेट हूं, इस नाते भी आपको कह रहा हूं कि विधि की प्रक्रिया में जमीन मालिक शामिल नहीं होता है, बिल्डर शामिल होता है जिसने उस बिल्डिंग को खड़ा किया। उसके ठीक है पवन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, इस पर मैं कमेंट अरविंद साहब का ले लेती हूँ। ठीक है, आप अगर अधिवक्ता हैं तो वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अरविंद साहब, कोई दोष नहीं है शाहिद मंजूर का, कोई दोष नहीं है नवाजिश का, कोई दोष नहीं है मंजूर साहब के भतीजे का। अगर जमीन उनकी थी तो बनाने वाले कोई और थे, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि मंजूर साहब की रिश्तेदारी थी, परिचित थे। बताइए सर, ये कहाँ तक सही है? पारुल जी देखिए, कपिश भाई जो है विद्वान प्रवक्ता भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ की जुबान बुढ़ापे की जान की तरह होती है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं और आप अपनी जमीन जो है किसी काम के लिए देते हैं, घर ही किसी काम के लिए किराए पे देते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो आपकी भी उतनी ही जवाबदेही बनती है नैतिक रूप से। हाँ, तथ्यात्मक रूप से, कानूनी रूप से हो सकता है कुछ में आपका बचाव हो जाए, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन जीते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं क्या वो नाम उसका पालन कर रहा है। अगर मान लीजिए हम आप अपने घर को किराए पे किसी को देते हैं और जाकर के व्यक्ति उसमें अवैध कार्य करना शुरू कर देता है, और मजेदार बात एक और बताऊं, ये जो शाहिद साहब की बात हुई, कहा तो यह भी जा रहा है कि उसमें उनकी अपना एक अंश था, यानी जो उसमें जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उनका उसमें जो है निवेश। आप कहाँ तक सच है? हो सकता है। मिस्टर तिलक, नैतिक और विधिक 2 अलग अलग चीजें होती हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, टेपेटाइट एग्रीमेंट आपने नहीं पढ़ा है। मैं सुन लीजिए, अपने बात कह ली, मैं सुन लीजिए। आपने जैसे कहा कि हम अपने घर के अंदर अगर कोई किराएदार रखते हैं और किराएदारी बिल एक सिग्नेचर कराते हैं तो हमारी जिम्मेदारी हट नहीं जाती, लेकिन हकीकत क्या विधिक रूप से ये कहता है कि जब आप कोई किराएदार रखेंगे तो उसका वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि उसका जो है केवाईसी आप करके देखेंगे, आप आधार देखेंगे, आप उसके तमाम चीजों का पेशा का देखेंगे कि जो बता रहा है उससे मिल रहा है कि नहीं। लेकिन अगर वो पेशे के साथ आतंकवाद करने लगे धीरे से पीछे चुपके, उसके लिए मकान मालिक जिम्मेदार नहीं होता है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये राजनीतिक अखाड़ा ना बनाया जाए। इस चीज की सीधी सीधी जिम्मेदारी जो वर्तमान सरकार है उस पर है। हमारी सरकार ने अगर नहीं किया, राम फेल हो जाएंगे तो इसके श्याम भी फेल हो जाएंगे, तो फिर श्याम को आने की क्या जरूरत थी? देखिए, अगर राम फेल हो गए तो श्याम को फेल होंगे। सर, अपार्टमेंट बनाने का जो एग्रीमेंट है, जो हमें जानकारी मिल रही है कपिश जी, एग्रीमेंट जो तैयार हुआ जिसमें नवाजिश का भी नाम है, भतीजे का भी नाम है और वो यजदानी का भी नाम है, जो एग्रीमेंट जो प्रॉपर्टी बनी है उसमें एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें इन तमाम तीनों लोगों का नाम है। और आप कह रहे हैं तमाम लोग पाक साफ हैं। एलडीए ने 2 मंजिला परमिशन दी थी, तो ये 5 मंजिला बन कैसे गई? ये पेंटा हाउस कैसे बन गया फिर? पारुल सुन लें, जब बिल्डर्स एग्रीमेंट होता है तो उसमें जो ओनर्स होते हैं उनके साथ साथ दूसरी पार्टी होती है जो बिल्डर्स होती है। बिल्डर्स में उसमें का कोई हिस्सा नहीं है। कपिश जी, इस बिल्डिंग में जिन लोगों की मौतें हुई है ना, वो आप ही की पार्टी के प्रवक्ता की माता जी और पत्नी है। कुछ तो समझिए इस बात को, इसकी संवेदनशीलता समझिए। पवन दीक्षित जी, मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ,
बाकी लोगों को जांच के बाद ये करेंगे, तो जांच के पहले आपने और को क्यों कर दिया? मैं तो यही प्रश्न कर रहा पवन हूं। जी, अभी इनके प्रवक्ता ने कहा है। पवन जी, जाहिर सी बात है कि एक पुराना कंस्ट्रक्शन था, काफ़ी लंबे समय से इस पर ब्लेम्स भी हो रहे थे, गिराने की भी बात आ गई, लेकिन उसके बाद भी इस इमारत को गिराया नहीं गया, इस बिल्डिंग को गिराया नहीं गया, और इसमें दबकर मरने वालों का कोई कसूर नहीं था। जो राजनेता हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका कोई दोष नहीं है, क्या वाकई उनका कोई दोष नहीं है? या क्या वाकई यहाँ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में रह रहे किसी भी ऐसे राजनेता को ये जानकारी नहीं थी कि ये सब चीज़ें चल रही है उत्तर प्रदेश में, और उनमें किसी का कोई हाथ नहीं है? अगर सब पाक साफ हैं तो किसी की गलती नहीं है। पारुल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और सभी पैनलिस्ट साथियों को भी, और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस परिवार की ओर से अतिक्रमण की राजधानी लखनऊ में जो एक दुखद हादसा हुआ है उसके लिए संवेदना प्रकट करते हैं, और जो घायल हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। देखिए, कपिल जी बड़े ही गंभीर व्यक्ति हैं। मैंने पहली दफा इन्हें एग्रेसिव इतना होते हुए देखा है, थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए, जबकि दोषी भी इनकी पार्टी के हैं और जो बेचारे विक्टिम हैं वो भी इन्हीं की पार्टी है। लेकिन इस तरह से कपिल जी अधिवक्ता है, मैं भी विधि का छात्र हूं, और ये बात नहीं है कि इसे कोलैबोरेशन एग्रीमेंट बोलते हैं। कोलैबोरेशन होता है दो पार्टियों के बीच में। मैं 30 सेकंड लूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है बेसिकली। कोलैबोरेशन एग्रीमेंट होता है और इसके बीच में दोनों पार्टियों के बीच में कोलैबोरेशन होता है। उसमें अनुपात में फ्लैटों की बिक्री का या रखने का एक एग्रीमेंट बनता है कि मेरा प्लॉट है, सर्टेन फ्लैट्स मैं लूंगा, उस ये बनाने वाला है सर्टेन फ्लैट ये लेगा। वहीं पर क्लियर हो जाता है कितने फ्लैट्स बनने वाले हैं। अगर बनने वाले हैं तो उससे ज्यादा कैसे बन गए, क्योंकि फ्लैट तो उनके पास बराबर बराबर बटे होंगे। तो ये ना कहें, और ये सिर्फ अरविंद जी की बात का बिल्कुल सही है, नैतिक रूप से नहीं, तार्किक रूप से भी कोर्ट में धाराशायी हो जाएगा ये एग्रीमेंट का, वजह से फंस जाएंगे। ये नहीं होता। ये हमारे दिल्ली एनसीआर में कोलैबोरेशन के 80% केसेस हैं जहां पे इस तरह से केसेस कोलैबोरेशन होता है, जमीन किसी का और बिल्डर किसी का। तो ये ना करें। मैं तो सिर्फ कहना चाहूंगा ये बहुत दुखद हादसा है, और किसी की मृत्यु के लिए कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, उस पर अपने आप को बचाव में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल कहूंगा कि 2010 से कोई चीज का अतिक्रमण के लिए कोई ऑर्डर हुआ था कि इसको डिमोलिश किया जाए, वो 2012 से 17 तक और 17 से 22 तक, और 22 के बाद तीसरा एक शासनकाल और है, यानी जिसमें 2 शासनकाल भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो क्यों नहीं टूटी? और मैंने एक शब्द बोला अतिक्रमण की राजधानी। मैं दिल्ली गाजियाबाद में रहता हूं, लेकिन जब मैं लखनऊ जाता हूं इतना ज्यादा इंक्रोचमेंट देखता हूं वहां पर, वहां मुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरी बिल्डिंग में अतिक्रमण है। लेकिन समस्या क्या है, ये पूरे यूपी की समस्या है पारुल जी, गाजियाबाद हो, नोएडा हो या कोई भी महानगर हो। यहाँ कोई एक बेचारा आम व्यक्ति अगर कोई अपनी रैंप भी लगा ले, घर के बाहर रैंप थोड़ी बढ़ा ले, तो उसको तोड़ने के लिए तुरंत बुलडोजर आ जाता है। कोई टीन सेट कर ले, उस पर बुलडोजर आ जाता है। लेकिन जहां पे पैसा चले, जहां बिल्डर के नॉर्म्स सारे धाराशायी हो जाते हैं, वहां पर ये नहीं होना चाहिए। किसी की मृत्यु से दुखद और बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। धन आप कमा सकते हैं, अरे आप लॉजिकल तरीके से कीजिए। आप जिस तरह से, मैं कपिल भाई से भी कहूंगा कि इस तरह से कोई भी पार्टी है, कोई चाहे कांग्रेस का ही वो क्यों ना होता, कोई भी बंदा, मैं उसको सबसे पहले कंडेम करता, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से भी। कपिल जी, आपकी पार्टी की स्थिति ये बहुत दुखद है, और एलडीए को विक्टिम भी आप ही हैं। मैं आपके पास आ रही हूं कपिल जी, विक्टिम भी आप ही हैं, गुनहगार भी आप ही हैं। नगर निगम में भी है, राज्य में भी है, जिले, सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के पास में है। और सिर्फ इस तरह से ये ना कहें कि सोनकर जी भी सीधे बोल रहे थे कि शाहिद मंजूर का नाम आया है, तो भैया सोनकर साहब गाजियाबाद नोट आइए, मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों को दिखा दूंगा। आ रही हूँ वापस। 30 सेकंड है मेरे पास, बाकी सभी मेहमानों के लिए 30 सेकंड में कपिल जी खत्म कीजिए। एलिगेशन मत लगाइए। ठीक है कपिल जी, 30 सेकंड। पहली बात तो ये है कि किसी का प्रोफेशन क्या है उससे किसी पार्टी को बदनाम किया जाए, वो उचित नहीं। बिल्कुल, मैंने इस बात को कहा। मैंने दूसरी चीज ये कही कि जो सरकार को कदम उठाने चाहिए वो उठाएं। मैंने क्या कहा कि इन्होंने FIR गलत की, क्या पनिशमेंट ना दें? हमने ये जरूर कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जांच करने के बाद और क्या बोलते हैं अभियुक्त बनाया जाएगा। क्यों भाई? जांच करने से पहले आपने 3 को बनाया, तो 3 आप LDA को क्यों नहीं बना सकते? फायर को क्यों नहीं बना सकते? दीपक सोनकर जी, आप क्यों नहीं बना सकते? गोमती के पास भी 448 ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन है या फिर ऐसे कंस्ट्रक्शन है जिन्होंने नॉर्म्स का पालन नहीं किया। 30 सेकंड थे सर मेरे पास। दीपक सोनकर जी जवाब दीजिए, कितनी ऐसी कई सारी बिल्डिंगें हैं जो अवैध तरीके से बनी हुई हैं? आखिर वहां बुलडोजर, वहां आपका जो
ये हथौड़ा कब चलेगा? देखिए पारुल जी, जहां भी ऐसी जानकारी आई है, जहां भी जांच में जो दोषी पाया गया या जांच में जो अवैध निर्माण पाया गया है, उसको ढलाने का और गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी बात यह है कि किसके संरक्षण में ये बिल्डिंग तैयार हुई, किस तरीके से उस बिल्डिंग को बनाने का काम किया गया और कैसे उस भ्रष्टाचार की नींव को आज ढाया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। ढाया नहीं है, वो ढह गई सर, उसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो बिल्डिंग मरेगा उसके बाद में ये लोग कार्रवाई करेंगे। ये है कि जब जो बिल्डिंगें और बनी दीपक हुई है, सुनकर और कितनी मौतों का इंतजार है आपको? और कितनी मौतों का इंतजार है आपको? देखिए, निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जो दोषी है चाहे वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो राजनीतिक रसूख रखने वाले बना भी सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं, क्योंकि जब तक वो गिरती नहीं है या उसका कोई नुकसान नहीं होता है, आप लोग वहां तक पहुंचते नहीं है। ऐसे अरे पारुल जी, गिरने से पहले भी जहां ये पता लगा कि जो बिल्डिंग अवैध है या ये निर्माण अवैध है, उस पर कार्रवाई करने का काम किया है ना किया है? ये लखनऊ का टीम है, होटल लिवाना गिरा दिया, आपने कहा था ठीक है अरविंद जी, इस तरीके से अरविंद जी, आखिर कब तक इस तरह से ये मौत की इमारतें तैयार होती रहेंगी और आखिर कब तक इस तरह से मौत का तांडव होता रहेगा? आखिर क्यों इस मामले में आवाज नहीं उठती? अगर इलीगल है तो विपक्षी पार्टियों को या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें उसे चिन्हित करना चाहिए। पारुल जी देखिए, सच्चाई बॉल की तरह होती है, आप जितना दबाएंगे उतना ही उछलेगी। आदरणीय पवन जी ने बहुत सही कहा कि आप देखिए कुछ भी बनाना शुरू करिए, वहां पे एलडीए के नगर निगम के जो है कर्मचारी आ जाते हैं, आपका नक्शा पास हो न पास हो, गलत हो सही हो, उनका जो है आप जेब भर दीजिए, वो सीधे तौर पे चले जाएंगे। आप देखिए लखनऊ में ही एलडीए के कई वीसी के ऊपर जो है जांच चल रहे हैं और किस तरह उनकी अवैध संपत्तियों का खुलासा हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की वो कहा जाता है ना कि पानी को उबलने के लिए भी 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतजार करना पड़ता है। तो आप जो है हम जो है इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस जांच का नतीजा क्या निकलता है, लेकिन इतना तय है कि जो लोग ये भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर शादी कार्रवाई हो। अब आप देखिए, कपिश भाई ने सही कहा कि जो एलडीए के लोग हैं जिनके देखरेख में, जिनके समय में बिल्डिंग बना है 2 मंजिला से 5 मंजिला, आखिर वो उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? अग्निशमन विभाग के लोगों को पार्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जवाब दीजिए, एलडीए को क्यों बचा रहे हैं? देखिए, बचाया किसी को नहीं जाएगा, हर पहलू पर जांच होगी, हर पहलू पर जो वहां के पीड़ित और ये पैसे का खेल कब खत्म होगा? जब नक्शा पास नहीं, नक्शा ठीक नहीं, तो मल्टी तैयार कैसे हो जाती है, बिल्डिंग तैयार कैसे हो जाती है? बोल रहा हूँ पारुल जी, 7 दिन के अंदर कमेटी 3 सदस्यीय कमेटी रिपोर्ट देगी। और आगे ऐसा ना हो जो चिन्हित की जाए बिल्डिंगे या जो चिन्हित की जाए इमारत, उसको ध्वस्त करना चाहिए अगर वो गलत तरीके से बनी हुई है। तो आगे मौतों का इंतजार मत कीजिएगा दीपक जी। जनता जो आपको वोट करती है, चुनती है, उसे पता है वो कैसे चुन रही है, बड़ी समझदार है आज की जनता। तो कम से कम अगर इस तरह की कोई भी कंस्ट्रक्शन अभी भी है वहां पर, तो उन्हें चुनिए और उनको ध्वस्त कीजिए और उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जो इस तरह के इलीगल कारोबार में लिप्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, शाहिद मंसूर जो कि राज्य मंत्री रहे सपा पार्टी में, उसके बाद अब उनके बेटे और उनके बेटे साथ ही भतीजे का भी नाम शामिल है उस एग्रीमेंट में जिसमें उस बिल्डर का नाम शामिल है। कोलैबोरेशन में ये बिल्डिंग बनी, लेकिन सपा कहती है हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। अब बताइए, कल्पित भी सपा के ही लोग हैं और मरने वालों का भी ताल्लुक सपा से ही है। अब ऐसे में इस तरह की राजनीति कहां तक ठीक है और वो बच कैसे जाते हैं? ऐसे लोग निर्माण कैसे कर लेते हैं जिनका नक्शा गलत है और उसके अलावा जो बना रहे हैं वो उससे भी इतर है? और इतना ध्यान नहीं रखा जाता है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी जिंदगी कितनी कीमती है। ऐसे न जाने कितने और भी बिल्डिंगें तनकर खड़ी हुई हैं जिनको ढूंढकर, जिनको ध्वस्त करना जरूरी है। और कईयों की तो कंप्लेन भी पड़ी हुई। 12 साल से इस कंस्ट्रक्शन को गिराने की, इस बिल्डिंग को गिराने की परमिशन थी, लेकिन उसके बाद भी किसी अधिकारी ने यह जहमत नहीं उठाई कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए। अगर समय पर यह कार्रवाई पहले ही हो जाती तो ये बिल्डिंग ध्वस्त नहीं होती, ढहकर नहीं गिरती और लोगों की मौत नहीं होती। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।